हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट इवोल्यूशन। तो इस पार्ट में हम लोग जितनी भी थ्योरीज हैं जो इवोल्यूशन को लेके बनाई गई हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ सबसे पहले तो देखें, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। मतलब जब हम बात करते हैं जितनी भी स्पीसीज आज हम देख रहे हैं, अगर हमें स्टडी करना है उनके बारे में कि वो पास्ट में कैसे थी, उनके एंसेस्टर्स कैसे थे, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो फिर से बता रही हूँ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जब इवोल्यूशन की बात होती है तो हम किसकी स्टडी करते हैं? जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जितनी भी लाइफ फॉर्म है उनकी हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ एग्जैक्टली इवोल्यूशन होता क्या है? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना that have occurred over millions of years on earth, we must have an understanding of the context of origin of life, evolution of earth. Like जो भी आज फ्लोरा और फौना हमें दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है, आप देख सकते हो। फ्लोरा यानी प्लांट्स एंड फौना यानी एनिमल्स। तो जितने भी फ्लोरा या फौना है जिनको हम देख रहे हैं, उनको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका पहले वो किस तरह से थे, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो किस तरह से आगे अपने फॉर्म में, चाहे वो बाहरी चेंजेस हों चाहे वो अंदरूनी चेंजेस हों, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ये सब कुछ आ जाता है इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब इसने क्या बोला? What follows is the longest of all the construed and conjectured stories. बहुत सारी ऐसी मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तक एक्चुअली में पता लगाया गया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, उससे पहले बहुत सारी थ्योरीज थी जो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। ये क्या है? स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब कि कहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई और किस तरह से अलग अलग फॉर्म्स ने इवोल्यूट किया, मतलब इवोल्यूशन हुआ। नाउ यहाँ पे उसने लिखा है ये इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। मतलब कि सपोज एक स्पीसीज है, तो उस स्पीसीज ने किस तरह से इवोल्यूशन किया, दैट इज अ वन थिंग। मतलब वो, उसके साथ में हम ये भी देखते हैं कि उस टाइम पे अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड यूनिवर्स किस तरह से इवोल्यूशन कर रहा था, वो कैसे इवॉल्व हो रहा था, ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पर्टिकुलर पहला पार्ट जो है ये इवोल्यूशन का, इसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग थ्योरीज जिस बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर थी एक टाइम पे, या काफ़ी लोगों ने इस पर स्टडी करी। When we look at the stars on a clear night sky, we are in a way looking back in time. यानी कि जब हम लोग स्टार्स वगैरह को देख रहे होते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? एक तरह से पास्ट में देख रहे हैं। नाउ व्हाई? स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। बेसिकली जिन भी स्टार्स को, सन को हम देखते हैं, इनको हम ये नहीं बोलते कि 1-8 किलोमीटर, हम इनको लाइट ईयर्स में कंपेयर करते हैं, इनको लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now. तो जो आज हम देख रहे हैं, जो भी स्टार, सपोज वो आज बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है, तो वो एक टाइम पे स्टार्ट हुआ था, उसकी जो लाइन को आना शुरू हुआ था वो काफ़ी पहले स्टार्ट हुआ था। सपोज कितना? मिलियंस ऑफ ईयर बैक, एंड अब वो हमारी आइज तक पहुंच रहा है। लाइक काफ़ी पहले उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और वो अब हमारे तक पहुंच रही है। तो इसलिए उसने बोला कि हम उसको काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, लाइट ईयर्स में कंपेयर करते हैं। However, when we see object in our immediate surrounding, जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं हमारे आसपास, इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग, यानी कि बिल्कुल आसपास कोई चीज़ जो अभी हम एकदम से देखते हैं, हम उसे एकदम से देखते हैं, मतलब उसे प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। बट ये स्टार, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इसको हम लोग लाइट ईयर्स में देखते हैं। Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past. ठीक है, तो एक छोटी सी बात उसने बोली कि जब आप अपने आसपास कुछ भी देख रहे हो, लाइक आप अपने सराउंडिंग में कुछ भी देख रहे हो, तो वो पास्ट में नहीं है, वो अभी जैसा है प्रेजेंट में दिख रहा है। लेकिन जब हम स्टार्स की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली एक तरह से वी आर लुकिंग एट द पास्ट, वो ये कह रहा है। ठीक है, नाउ जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो बहुत ज़्यादा, जैसे कोई भी एक डिस्कवरी होती है तो उसके पहले ना बहुत ज़्यादा डिबेट होती है,
तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक ऐसा यूनिक इवेंट कंसिडर किया जाता है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में, ठीक है, जो मतलब एक वन ऑफ द मेजर इवेंट है जिसकी वजह से लाइफ आज हमें जो दिख रही है वो उस तरह से है। द यूनिवर्स इज वास्ट, काफ़ी बड़ा है यूनिवर्स, छोटा तो है नहीं। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक, मतलब अगर बात करूँ तो एक कण के बराबर है, अर्थ खुद बहुत छोटी सी है एज कम्पेयर टू यूनिवर्स, इतना बड़ा है यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। कितना पुराना, मतलब कितना ओल्ड, 20 बिलियन ईयर्स। हम एक साल कितने टाइम में गुजरता है, तो यूनिवर्स तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पुराना है। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी कंप्राइज द यूनिवर्स, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो आपको यूनिवर्स में मिलेंगी। देयर आर मेनी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, दैट इज़ मिल्की वे, एंड देयर आर मेनी अदर गैलेक्सीज एज वेल। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। गैलेक्सीज में आपको क्या मिलेगा, स्टार्स मिलेंगे, गैस के जिसे कहते हैं ना क्लाउड्स मिलेंगे, और उसके अलावा डस्ट भी आपको मिलेगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड एस्पेक्ट। तो अभी तक वो यही कह रहा है कि अगर हम साइज देखें यूनिवर्स का तो उसके कंपैरेटिवली अर्थ कुछ भी नहीं है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये जो सीरीज है इसमें मैं एनसीईआरटी कवर करूंगी। नाउ बिग बैंग थ्योरी ने क्या बोला था, एक बार उसने समझाने की कोशिश की थी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि क्या हुआ था, कि ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का, बहुत ज़्यादा मतलब धमाके भी हुए थे, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, बट अभी उसके अंदर नहीं जाएंगे। बट एक सिंगल लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। मतलब उसके अकॉर्डिंग देयर वॉज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, यानी कि एक बहुत ही बड़ा सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिसको समझाना मुश्किल है, जिसको हम मतलब जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते आराम से। तो यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हैंस द टेम्परेचर केम डाउन। धीरे धीरे क्या हुआ, यूनिवर्स फैलने लग गया और उसके बाद टेम्परेचर नीचे आ गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर कम होने लग गया। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर। उसके कुछ टाइम बाद हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुए। तो पहले उसने क्या बोला, मैं एक बार एक सीक्वेंस लिख देती हूँ। ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद क्या बोला उसने, यूनिवर्स के बाद टेम्परेचर कम हुआ। मैं मेन की पॉइंट्स लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। टेम्परेचर केम डाउन, टेम्परेचर जब कम हुआ उसके बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम ये बन गए थे, ठीक है। द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। उसके बाद धीरे धीरे गैस कंडेंस फॉर्म में होना शुरू हुई। कंडेंस आपको पता है ना, जब सपोज गैस वाटर वेपर जो होता है वो जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इसी तरह से जो गैसेस थी वो क्या हुई, दे गॉट कंडेंस्ड, एंड उसके बाद ग्रेविटेशन की वजह से वो गैलेक्सीज बनानी शुरू कर दी, ठीक है। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, बेसिकली मिल्की वे गैलेक्सी की बात करूँ तो उसके अंदर जो ये सोलर सिस्टम है वो हमारा सोलर सिस्टम है जिसको हम बहुत डीपली पढ़े हुए हैं। अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उसने बोला कि ये जो है अर्थ, इसको माना जाता है कि 4.5 बिलियन ईयर पहले ये बनी थी, ठीक है। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, कोई गैस कोई पानी कुछ भी नहीं था, देयर वॉज नथिंग। अब वो एक चीज़ वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। वाटर वेपर, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड द सर्फेस। वाटर वेपर, मिथेन, ये सारी गैसेस के नाम है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया ये रिलीज हुआ मॉल्टन मास से, ठीक है। और फिर धीरे 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 इसने क्या करा, पूरा उसको भर दिया, मतलब जो अर्थ थी वहाँ पे ये धीरे धीरे आ गया। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर क्या हुआ, अर्थ में से आई यूवी रेज। अब इन यूवी रेज ने जो सन में से आ रही थी, सन हमेशा आपको पता ही होगा, सन में से यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया। वाटर किससे बना होता है, सपोज वाटर इज, एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। वाटर है, ठीक है, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन है
एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो चीज़ों को सेपरेट कर दिया यूवी रेज ने। किस में से सेपरेट कर दिया? वाटर में से सेपरेट कर दिया। एंड द लाइटर एच, अब इसने क्या बोला? एंड द लाइटर H2 एस्केप्ड। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर। उसके बाद ऑक्सीजन ने क्या किया? कंबाइन किया अमोनिया और मीथेन के साथ, ताकि वाटर बना, CO2 बना और बाकी चीज़ें बनी। बेसिकली वो आपको बता रहे हैं एक हल्का फुल्का प्रोसेस, जिस तरह से ऐसे माना जाता है कि चीज़ें फॉर्म हुई होंगी। तो इसने क्या बोला यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। ऑक्सीजन अमोनिया मीथेन के साथ कंबाइन हुई ताकि वाटर, CO2 और बाकी चीज़ें बने। ओजोन लेयर फॉर्म हुई। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन। जैसे जैसे वो ठंडा होता गया, एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन। वाटर वेपर किसकी तरह? बारिश की तरह गिरा। टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशन। सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ समझाने के लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो यहाँ पे जैसे अर्थ है, ठीक है, तो कहीं सारे ऐसे गड्ढे भी बने होंगे, देयर विल बी मेनी मोर सच डिप्रेशंस, ठीक है। सो क्या हुआ होगा? धीरे 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 जो पानी था वो धीरे धीरे इनके अंदर फिल होने लग गया। तो उस टाइम पे तो हमें लगा कि ठीक है, मतलब पानी है, लेकिन इसने क्या किया? तब ये छोटा रहा होगा साइज में, बट विद टाइम ये बहुत बड़ा होता गया होता गया। तो ये एक्सप्लेन कर रखा है तरीका कि इसने पानी को किस तरह से, मतलब जो ओशन वगैरह थे वो किस तरह से डेवलप हो गए। नाउ आगे बढ़ते हैं। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो एक चीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और हो। 4.5 मिलियन ईयर पहले, सॉरी ईयर पहले आपकी बनी अर्थ। और इसने बोला कि जो लाइफ है वो 500 मिलियन ईयर पहले बनी, ठीक है। अब ये एक दो हम जो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ओपेरियन एंड हेल्डेन की थ्योरी, वो बाद में कवर करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस तरह से जो जो थ्योरी स्पेक्यूलेट की गई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो छोटा सा टॉपिक और रह गया है। तो उसने बोला, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? क्या लाइफ कहीं बाहर से आई थी? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि जो लाइफ है वो बाहर से अर्थ में एंटर हुई थी। Early Greek thinkers thought unit of life called spores were transferred to different planets including Earth. उनके अकॉर्डिंग छोटे छोटे से स्पोर्स थे जिसको बोला गया स्पोर्स, एंड दे वर काइंड ऑफ लाइफ, मतलब यही लाइफ थी जिसको अलग अलग प्लैनेट में भेज दिया गया, जिसमें से अर्थ एक प्लैनेट था। ऐसा कुछ साइंटिस्ट को लगता था, ठीक है। और ये इसको क्या बोला गया, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर। आज भी कुछ एस्ट्रोनॉमर्स पैनस्पर्मिया पे बिलीव करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एटसेट्रा। काफ़ी लंबे टाइम तक ये भी माना गया था कि जो लाइफ है वो सड़े हुए मटेरियल्स, जो मतलब जो चीज़ें सड़ जाती हैं उनसे लाइफ निकली गई, मतलब निकाली गई थी। सो इट केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल, जैसे कि स्ट्रॉ, मड, जो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स थी उसमें से ये लाइफ निकली। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब एक छोटा सा काम करती हूँ, आपको समझ में आ जाए उसके लिए जो अभी थ्योरी हमने पढ़ी एक बार वो पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट हमने यहाँ पे जो अभी इस पैराग्राफ में पढ़ा, दैट इज पैनस्पर्मिया, ठीक है। पैनस्पर्मिया का रिलेशन किससे है? इट इज रिलेटेड टू स्पोर्स, राइट। दूसरे पे आ जाती हूँ। पैनस्पर्मिया के बाद आते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। ये हो गई सेकेंड नंबर पे थ्योरी। लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन। लुइस पास्चर का अगर आपने नाम सुना, आपको पता होगा दूध के पेस्चराइजेशन, जो दूध हम पी पा रहे हैं वो खराब नहीं होता जल्दी, वो काफ़ी टाइम तक ठीक रहता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पेस्चराइजेशन, ठीक है। तो उसका जो भी मेन करता धरता थे वो लुइस पास्चर थे। तो लुइस पास्चर ने क्या किया? बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उन्होंने ये बोला कि भाई लाइफ जो है वो ना इधर से ना उधर से, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो थी वहाँ से आई है।
He showed that in pre-sterilized flask, life did not come from killed yeast, while in another flask open to air, new living organism arose from killed yeast. मैं आपको समझा देती हूँ, ये important है, एक बार देख लीजिए. एक जार ये रहा, ठीक है, एक जार ये रहा, दोनों जार में इन्होंने रख दिया, यहाँ पे भी किल्ड यीस्ट है, किल्ड यीस्ट मतलब इसको मारा गया है, ठीक है, यहाँ पे भी किल्ड यीस्ट है, ठीक है, दोनों में किल्ड यीस्ट जो होता है, यीस्ट आपको पता ही है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ फंजाई, और नॉर्मली अगर आजकल जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा बेकिंग वगैरह में इसका यूज़ होता है, तो किल्ड यीस्ट को यहाँ पे डाला गया था, और इन्होंने क्या बोला, एक जगह हमने इसको क्लोज कर दिया जार को, और एक जगह एयर बिल्कुल आराम से एंटर कर पा रही थी. तो अकॉर्डिंग टू लुइस पास्चर, जो वो कह रहे थे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाई, क्योंकि लाइफ जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स होती है ना, उसमें से लाइफ निकलती. नाउ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, ये जो थी उसको एकदम डिसमिस कर दिया गया, लेकिन तब भी ये नहीं पता चला कि एक्चुअली लाइफ फॉर्म आती कहाँ से. ना ये तो एक वीडियो थी, इसके बाद जो सेकंड वीडियो हम लोग करेंगे, दैट इज सेकंड वीडियो होगी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ओपेरियन एंड रशियन जो थ्योरी थी, ओपेरियन एंड हेल्डन की थ्योरी थी, वो डिटेल में पढ़ेंगे. एंड एक्चुअली उसमें हमें आंसर मिला था कि लाइफ कैसे जनरेट हुई थी, या अर्थ को वो कंडीशन कैसे मिली थी जो चाहिए होती है, ठीक है. लेकिन उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी 12th क्लास की कोई भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाइए, हर टॉपिक की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप टॉपिक देखिएगा, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, इकोलॉजी हो गया या रिप्रोडक्शन हो गया, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.